हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज की सेशन में आप सभी का। एंड नाउ स्टार्ट अ वंडरफुल टॉपिक, बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टर्न। फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब एक हॉरिजॉन्टल टर्न पर रोड पर आप जा रहे हैं और एक टर्न आ गया तो आप सर्कुलर ट्रैक को फॉलो करते हैं और आपने ऑब्जर्व किया होगा या एक्सपीरियंस भी किया होगा साइकिल चलाते समय कि आप ऑटोमेटिक वर्टिकल डायरेक्शन से थोड़ा सा झुका लेते हैं अपने आप को, तभी आप उस सर्कुलर ट्रैक को बिना गिरे हुए क्रॉस कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं। हम देखेंगे कि वो एंगल कितना होगा जिससे आप वर्टिकल से यदि अपने आप को झुका लेते हैं, बेंड कर लेते हैं, तो बिना गिरे हुए आप उस सर्कुलर टर्न को कंप्लीट कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे स्टार्ट करते हैं। When a cyclist goes around a curved path, a centripetal force is required. फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि किसी सर्कुलर ट्रैक पर यदि आप चल रहे हैं या कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर जा रहा है तो उस केस में एक सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, और जब तक ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती है तब तक सर्कुलर ट्रैक कवर नहीं किया जा सकता। तो साइक्लिस्ट पर भी यही कंडीशन लागू होती है। टर्न पर वह पहुंचा तो उसका पाथ सर्कुलर होगा। आप यहां इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे। डायग्राम में देखिए फ्रेंड्स, ये साइकिल शो की गई है और साइकिल का टायर आप देखें ध्यान से तो यहां आपको सर्कुलर पाथ भी दिखाया गया है जिस पर हमारी साइकिल चलती है। यानी एक सर्कुलर पाथ पर साइकिल चल करके ही टर्न को क्रॉस कर पाएगी। अब यहां हमने जो वर्ड साइक्लिस्ट यूज किया है फ्रेंड्स, तो साइक्लिस्ट में ना तो हम सिर्फ साइकिल की बात करेंगे, ना सिर्फ साइक्लिस्ट की बात करेंगे। यदि हम पूरे टॉपिक में यहाँ साइकिल टर्म यूज करें तो उसका मीनिंग होगा साइकिल प्लस साइक्लिस्ट से मिलकर बनने वाला एक सिस्टम, यानी साइकिल और साइकिल को चलाने वाला व्यक्ति, उसको मिलाकर के एक सिस्टम है। पूरा सिस्टम टर्न को क्रॉस कर रहा है, सर्कुलर पाथ को कवर कर रहा है, तो हम उस सिस्टम की बात कर रहे होंगे। तो साइक्लिस्ट वर्ड का भी यहाँ मीनिंग साइकिल प्लस साइक्लिस्ट, यानी साइकिल प्लस साइकिल सवार, दोनों मिल करके एक सिस्टम की ही हम बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि साइक्लिस्ट को अपना टर्न पर सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा। टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स एंड टू अवॉइड द आउटसाइड फॉल, द साइक्लिस्ट बेंड बाय अ स्मॉल एंगल फ्रॉम द वर्टिकल। यानी क्यों उसे वर्टिकल डायरेक्शन से एक स्मॉल एंगल से बेंड करना होता है। इसका रीजन है फ्रेंड्स कि वो बेंड इसलिए करता है जिससे वो बिना गिरे हुए उस सर्कुलर टर्न को क्रॉस कर सके, और इसी चीज को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके पहले इस डायग्राम में आपको बता दें कि यहां देखिए सी पॉइंट शो किया है जिसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी टर्म से आप सभी पहले से परिचित होंगे। ऐसा पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां पर साइकिल और साइकिल सवार, यानी साइकिल प्लस साइक्लिस्ट, इन दोनों को मिला करके एक ऐसा पॉइंट हम लेते हैं जिस पे हम पूरे सिस्टम का मास कंसंट्रेटेड मान सकें। यानी इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर इस केस में साइकिल और साइकिल सवार दोनों
का टोटल मास कंसंट्रेटेड लेंगे। यानी जब हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं कि हमारा साइकिल और साइकिल सवार का जो सिस्टम है वो सर्कुलर ट्रैक कवर कर रहा है, जैसे कि यहाँ इसके टायर का पाथ दिखाया गया, इस पाथ पर साइकिल चलेगी, उसके साथ साइकिल सवार चल रहा होगा। तो एक्चुअली जो इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है यानी सी पॉइंट, वो ये सर्कुलर पाथ कवर करेगा। तो हमें इसी सर्कुलर पाथ पर अपने आप को कंसंट्रेट करना है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मोशन इस पूरे सिस्टम के मोशन को रिप्रेजेंट करता है। यानी हमें एक्चुअली जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो इसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर ही हमें मिलना चाहिए, तभी हम बता पाएंगे कि पूरा सिस्टम बिना गिरे हुए सर्कुलर ट्रैक को कवर कर पाया। तो हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे जो पॉइंट है दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसके मोशन को हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसी बात को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और ये देखिए कि हमारी साइकिल जैसे ही टर्न पर पहुंचती है, टर्न सर्कुलर ट्रैक होगा, कुछ ऐसे सर्कल पे हमारी साइकिल चलेगी। यानी ये जो ट्रैक होगा उसका सेंटर इस साइड कहीं पे आएगा। अब इस सेंटर के चारों तरफ साइकिल चलेगी तो हमारा ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ये भी एक सर्कुलर ट्रैक बिल्कुल इस डायग्राम की तरह से कंप्लीट करेगा। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो देखिए जरा वो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे कहां से आएगा और साइकिल को कितना वर्टिकल से बेंड करना होगा बिना गिरे हुए सिस्टम टर्न को क्रॉस कर पाए इसके लिए। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि कौन कौन से फोर्सेस फंक्शन करते हैं इस केस में साइकिल और साइकिल सवार से बने सिस्टम पर। तो फोर्सेस ऑन द साइकिल इन दिस केस, पहला फोर्स क्या है, डाउनवर्ड वेट mg एट द सेंटर ऑफ मास। आपने अभी पीछे डायग्राम में देखा कि ये सेंटर ऑफ मास है, इस पे डाउनवर्ड इसका वेट फंक्शन कर रहा है mg, जिसे हमने फर्स्ट फोर्स लिया है। इसी तरीके से जहां पर टायर और रोड एक दूसरे को टच करते हैं, इस पॉइंट पर आपको नॉर्मल रिएक्शन n जो कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मिल रहा है, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो ये दो फोर्सेस हो गए। तीसरा फोर्स जो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जो कि रोड और टायर जहां पे एक दूसरे को टच करते हैं उस लेवल पर लगेगा, उस सरफेस पर लगेगा, और किस डायरेक्शन में, जिस सर्कुलर ट्रैक को हमारा सिस्टम क्रॉस करने वाला है उसके सेंटर की ओर लगेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी तीन फोर्सेज इस केस में साइकिल और साइकिल सवार से बने सिस्टम पर लग रहे हैं। एक वेट mg जो कि सेंटर ऑफ मास पर लगा, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड, और तीसरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये तीन फोर्सेस लग रहे हैं। यहां आप ध्यान दीजिए कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रोड और टायर के टच करने वाला जो लेवल है वहां पे लगता है और वो रोड के सरफेस पर लगता है और उसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ होती है। जो सर्कुलर पाथ है उसके सेंटर की ओर उसकी डायरेक्शन होगी। इसमें आपको कंफ्यूज होने की बात बिल्कुल भी नहीं है। आप सोचिए फ्रेंड्स, अगर सर्कुलर पाथ है, पहले हमारी साइकिल सीधे चल रही होगी, जैसे ही सर्किल पर पहुंचेगी अगर वो सर्कल को कवर करना चाहती तो उसको इधर जाना चाहिए, यानी उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा, और अगर ये एफर्ट ना किया जाए तो साइकिल सीधे इधर ही निकल जाएगी। यानी एक्चुअली जो साइकिल की चलने की टेंडेंसी है वो इस सर्कल से बाहर की तरफ है, लेकिन हमें उसको अंदर की तरफ लेकर के जाना है। तो आप सोचिए, आप इस पोजीशन पे पहुंचकर क्या करते हैं, साइकिल के हैंडल से उसके टायर को अंदर की तरफ मोड़ देते हैं। ये एफर्ट आप करते हैं, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए टायर अंदर की तरफ मोड़ते हैं, लेकिन तब तक जो आपके साइकिल में मोशन की टेंडेंसी है
वो तो बाहर की तरफ है, हमारे साइकिल बाहर की तरफ जाने की टेंडेंसी में है और हमने टायर को घुमा दिया है, यानी जो रोलिंग मोशन कर रहा था उस डायरेक्शन में उसको हमने डिस्टर्ब कर दिया, तो वहां वो फिसलने लगेगा जिसकी वजह से फ्रिक्शन जनरेट होगा ज्यादा, और फ्रिक्शन की डायरेक्शन मोशन से अपोजिट होती है। तो साइकिल की जाने की टेंडेंसी बाहर की ओर थी, इसलिए फ्रिक्शन किधर जनरेट होगा, टूवर्ड्स द सेंटर। यानी यहां जो हमारा फ्रिक्शन जनरेट हुआ वो सर्कुलर पाथ के सेंटर की ओर, जो सर्कुलर पाथ है उसके केंद्र की ओर फ्रिक्शन जनरेट हो जाता है। तो ये 3 फोर्सेस हैं जो जनरेट हुए। और यहाँ पे फैक्ट जो हम एज्यूम करेंगे प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व करने के लिए वो ये है कि सेंटर ऑफ मास पर हमने 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एज्यूम किए। अब जब हमने इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस माने हैं तो उससे हमारे इस फोर्स के सिस्टम पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, और वो है फोर्स F, यानी जितना फ्रिक्शन था उतना ही फोर्स हमने सेंटर ऑफ मास पर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में मान लिए। अब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लिया तो ये एक दूसरे को ऑटोमेटिक बैलेंस कर रहे हैं, यानी इन दोनों फोर्सेस ने सिस्टम पर कोई इफेक्ट नहीं डाला, तो इसे हम एज्यूम कर सकते हैं। और वही बात हमने यहाँ पे सारी एक्सप्लेन की है कि कौन कौन से फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं। पहला डाउनवर्ड वेट हमने लिया जो अभी देखा आपने, फिर आपने ए पॉइंट पर अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन लिया, और तीसरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपने लिया। एक हमने जो फोर्स एज्यूम किया मैंने वो भी डायग्राम में एक्सप्लेन कर दिया है। फिर फ्रेंड्स देखिए कि अब रिक्वायरमेंट किस फोर्स की होगी, रिक्वायरमेंट होगी सेंट्रीपिटल फोर्स की, क्योंकि जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रॉपर नहीं मिलेगा साइकिल और साइकिल सवार का सिस्टम उस सर्कुलर पाथ को कवर नहीं कर पाएगा, यानी टर्न पर मुड़ेगा नहीं। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो रिक्वायरमेंट है, और सेंट्रीपिटल फोर्स कहां पे मिलना चाहिए, सेंटर ऑफ मास पर, क्योंकि सेंटर ऑफ मास साइकिल प्लस साइकिल सवार के पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेंटर ऑफ मास पर हमें टूवर्ड्स द सेंटर एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अगर साइकिल और साइकिल सवार को मिलाकर के इस सिस्टम का मास है m और इसकी वेलोसिटी टर्न पर है v, और रेडियस ऑफ द पाथ, ये जो रेडियस दिखा रहे हैं सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है, रेडियस कहां से देखेंगे, सेंटर ऑफ मास से, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इस पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो ऐसा पॉइंट है जिस पर हम पूरे सिस्टम के मास को कंसंट्रेटेड ले सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास से ही हम रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ निकालेंगे। अगर वो r है तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होगा mv² अपॉन r। इतना अगर सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाता है सेंटर ऑफ मास पर तो पूरा सिस्टम सर्कुलर ट्रैक को क्रॉस कर जाएगा, यानी सर्कल पर मूव करके मुड़ जाएगा। एक और पॉइंट यहां पे एक्सप्लेन कर दें फ्रेंड्स कि आप जानते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन और वेट mg एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। नॉर्मल रिएक्शन एंड वेट mg, वही चीज मैंने यहां एक्सप्लेन किया है। नॉर्मल रिएक्शन n इज इक्वल टू डाउनवर्ड वेट mg। और इसी तरीके से ये जो हमारा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट विल बी इक्वल टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी F इज इक्वल टू mv² अपॉन r। तो फ्रेंड्स इस डायग्राम में देखिए कि ये नॉर्मल रिएक्शन और ये डाउनवर्ड वेट mg ये एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होंगे। इसी तरह से अगर हम देखें तो हमारा ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ये, और यहां पे भी फ्रिक्शन के इक्वल लिया है, ये इक्वल एंड अपोजिट हैं। लेकिन ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F के बराबर हमने लिया ये सेंटर ऑफ मास पर रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, और यही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल है, mv² अपॉन r, यानी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फ्रेंड्स इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने सेंटर ऑफ मास पर रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर दिया। अब बचे कौन कौन से 4 फोर्सेस, n, mg, दिस F एंड दिस F, ये 4 फोर्सेस बच गए।
तो फ्रेंड्स अब इसी डायग्राम को जरा ध्यान से देख लीजिए कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, सेंटर ऑफ मास पर हमें रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स मिल गया इस फोर्स की वजह से। फिर देखिए कि ये नॉर्मल रिएक्शन और ये डाउनवर्ड वेट mg जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हैं, और आप जानते हैं कि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जिनके लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होते हैं वो एक कपल बनाते हैं, बल युग्म बनाते हैं। तो यहां n और mg मिलकर के एक कपल यानी बल युग्म बनाएंगे, और ये कपल इस पूरा सिस्टम यानी साइकिल और साइकिल सवार से जो सिस्टम बन रहा है उसको देखिए किस डायरेक्शन में इसको ऐसे घुमाने की टेंडेंसी होगी, यानी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुई, तो ये क्लॉकवाइज कपल बना रहे हैं। ये घड़ी की दिशा में पूरे सिस्टम को घुमाने वाला बल युग्म बना रहे हैं। इसी तरीके से जो दूसरा इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस का सेट है, यानी ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इनका भी देखिए कि ये इक्वल एंड अपोजिट हैं और इनकी भी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हैं, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अगर लाइन ऑफ एक्शन उनका सेम हो जाता है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, लेकिन अगर लाइन ऑफ एक्शन अलग है तो वो कपल बनाते हैं, बल युग्म बनाते हैं और वो सिस्टम को घुमा देते हैं, रोटेट कराते हैं, रोटेशनल मोशन देते हैं। तो यहाँ ये दोनों फोर्स मिलके इस पूरे सिस्टम साइकिल और साइकिल सवार के सिस्टम को कैसे घुमाएंगे, देखिए डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। अब इसका एरो इधर है, यानी ये इस तरीके से इसको घुमाएंगे, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो पहले सेट ने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया और दूसरा सेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की टेंडेंसी रखता है। इस तरह से यहाँ साइकिल और साइकिल सवार का जो सिस्टम है उसमें दो तो कपल आपको मिल गए, क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, और ये आपको रिक्वायर्ड जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो यहाँ से मिल गया और जिस पॉइंट पे चाहिए था सेंटर ऑफ मास वहां पे मिल गया। तो फ्रेंड्स अब अगर ये दोनों कपल जो है क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, और अगर इनका मोमेंट ऑफ कपल जो है बलयुग्म का आघूर्ण बराबर हो जाए, डायरेक्शन अपोजिट है, अगर मोमेंट ऑफ कपल यानी बलयुग्म का आघूर्ण इक्वल हो जाए तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। अपोजिट डायरेक्शन है लेकिन अगर मोमेंट ऑफ कपल दोनों कपल का, दोनों बलयुग्म का बराबर हो जाएगा तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, यानी साइकिल बिना गिरे बैलेंस रहते हुए टर्न को क्रॉस कर जाएगी इस सेंट्रीपिटल फोर्स को यूज करके। तो फ्रेंड्स अब हमें कंडीशन क्या बची, हम निकालना चाहेंगे कि कितने एंगल से झुक रहा है, तो उसके लिए अब हम सीधा से एक कंडीशन लगा देंगे, क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ कपल, और दोनों सिस्टम यानी एन और mg से जो एक मोमेंट कपल बन रहा है वो, और दूसरा जो ये इस f की वजह से मोमेंट ऑफ कपल बन रहा है वो, इनसे दोनों कपल का हम मोमेंट ऑफ कपल निकालेंगे और उनको इक्वल रख के सॉल्व करके थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। जिस कंडीशन पर हमारा सिस्टम बैलेंस्ड है वही होगा वह एंगल जिससे इस सिस्टम को यानी साइकिल और साइकिल सवार को झुकना चाहिए टर्न पर कि वह बिना गिरे हुए आगे निकल जाए। तो फ्रेंड्स इसके लिए हम आगे चलते हैं, एंगल थ्रू विच द साइक्लिस्ट बेंड टू टेक अ टर्न एट द कर्व्ड रोड, कितने एंगल से झुकना चाहिए। तो मैंने थीटा निकालने का पूरा सिस्टम आपको एक्सप्लेन किया, उसी बात को यहाँ पे मैंने शो कर रखा है फ्रेंड्स। सेम डायग्राम जो पीछे देखा आपने, फॉर दिस यानी एंगल थीटा निकालना है, फॉर दिस वी एज्यूम टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इक्वल टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एट द सेंटर ऑफ मास, जैसा भी मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन किया था। नाउ वी गेट टू कपल, वन क्लॉकवाइज एंड वन एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों चीजें मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन कर दी हैं। अब ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो कपल है इनके मोमेंट ऑफ कपल इक्वल होने चाहिए, तभी हमारी साइकिल बैलेंस रहेगी। द साइकिल इज इन बैलेंस कंडीशन एट द टर्न, हेंस क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ कपल मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ
कपल, सेम डायग्राम में जैसा अभी पीछे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो फ्रेंड्स अब मोमेंट ऑफ कपल हमें निकालना है, तो जो दोनों कपल हैं उसका निकालें और दोनों को इक्वल रख दें। क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ कपल। तो क्लॉकवाइज वाला अगर आप देखते हैं, क्लॉकवाइज कौन सा बन रहा था, ये n और ये mg मिलकर के क्लॉकवाइज बना रहे थे। इसका मोमेंट ऑफ कपल कैसे निकालना है, चूंकि n और mg बराबर हैं, यानी दोनों जो इक्वल फोर्सेस हैं उनमें से कोई भी एक फोर्स इनटू उन दोनों पैरेलल फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो n और mg के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो फ्रेंड्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हम पूरा जरा बड़े डायग्राम पर चल लेते हैं, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाए कि कैसे हम लोग निकालेंगे n और mg के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ देखने से आपको समझ में आ रहा होगा कि इस mg को पूरा नीचे तक बढ़ा दें। अब a पॉइंट से यहाँ परपेंडिकुलर, तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए दोनों के बीच, दोनों जो पैरेलल फोर्सेस हैं n और mg उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फ्रेंड्स ये थीटा है, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल है। और इसके बाद ये बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ये वाला जो है ये डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस n और mg के बीच की। और सीधी सी बात है, देखिए a पॉइंट एंड c पॉइंट, तो ये वाली आर्म हो गई AC, ये एंगल हो गया थीटा, और थीटा के सामने वाला अगर आप निकालें तो वो आपको मिल जाएगा AC साइन थीटा। AC साइन थीटा, AC साइन थीटा n और mg के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। AC साइन थीटा n और mg के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। इसी तरीके से अगर हम इस फोर्स और इस फोर्स के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें तो वो ये वाली आर्म आएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो चूंकि ये थीटा और ये थीटा था और ये वाला आया AC साइन थीटा, n और mg के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इस F और इस F के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली आर्म AC कॉस थीटा आ जाएगी, जो एंगल से लगी हुई है वो AC कॉस थीटा। तो फ्रेंड्स n और mg के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको मिल गई AC साइन थीटा और दूसरा वाला मिला AC कॉस थीटा। तो फ्रेंड्स इससे हम देख लेते हैं कि क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ कपल। और सेम डायग्राम को यूज करके हमने n और mg यानी ये वाला क्लॉकवाइज लिया, तो n और mg में से कोई भी एक फोर्स यानी mg इंटू AC साइन थीटा जो n और mg के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इज इक्वल टू में हमें लेना है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ कपल, जो कि ये और ये वाला F मिल करके बना रहे हैं। तो इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी आपने देखा कि निकल रही थी AC cos थीटा। तो मोमेंट ऑफ कपल क्या होगा, F दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स यानी F इंटू AC cos थीटा। तो इस तरीके से क्लॉकवाइज जो कपल था उसका मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज जो कपल था उसका मोमेंट ऑफ कपल। ये हमने लिया, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स आपको बताया F इज इक्वल टू है mv स्क्वायर अपॉन r। तो F की जगह हमने mv स्क्वायर अपॉन r रख दिया। दोनों साइड का AC कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर cos थीटा को इस साइड ले आइए दूसरी साइड, तो यहां हो जाएगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और इस mg का m और mv स्क्वायर अपॉन r का m कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास टर्म आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन जाएगा टैन थीटा। तो टैन थीटा इज इक्वल टू हो गया वी स्क्वायर अपॉन आर जी। यहां से थीटा निकालना है, टैन को दूसरी साइड आप ले जाएंगे तो टैन इनवर्स बन जाएगा, यानी थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ये थीटा ही वो एंगल है जिससे साइकिल और साइकिल सवार के सिस्टम को वर्टिकल से बेंड होना चाहिए कि वह बिना गिरे हुए सर्कुलर ट्रैक को क्रॉस कर सके और टर्न कंप्लीट कर सके। ये तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम इस एंगल को निकाल सकते हैं।
और इनमें भी अगर आपको मोमेंट ऑफ कपल निकालने में भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखें। मैं कपल एंड मोमेंट ऑफ कपल पर भी आपको अलग से वीडियो दूंगी, जिससे उस पर भी आपकी पकड़ स्ट्रांग हो सके, आप उसे अच्छे से समझ सकें। या उसके अलावा भी किसी चीज को समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि ये एक अलग से टॉपिक है, इसलिए मैं उसे अलग से ही डिस्कस करूंगी। तो इस तरीके से हम निकाल पाई ये एंगल। अब फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन आता है कि कंडीशन व्हेन द साइक्लिस्ट डज नॉट बेंड एट द सर्कुलर टर्न। मान लीजिए किसी के दिमाग में क्वेश्चन आया कि अगर वो साइक्लिस्ट टर्न पर मुड़ रहा है तब तो इजिली क्रॉस कर गया, नहीं मुड़ेगा तो क्या होगा? तो फ्रेंड्स, अगर नहीं मुड़ना चाहता है कोई और सोच रहा है वो सर्कुलर ट्रैक को क्रॉस कर जाए, तो ऐसा नहीं होगा। वो सर्कुलर ट्रैक को क्रॉस करने की कोशिश में सर्कल से बाहर की तरफ गिर जाएगा। फोर्सेस ऑन द साइकिल इफ इट डज नॉट बेंड एट द टर्न। मान लीजिए वो बेंड नहीं हुआ। अब हम इसी केस को स्टडी करेंगे कि वो बाहर की तरफ क्यों और कैसे गिर जाता है। तो सबसे पहले देखना होगा कि अगर हमारा साइकिल और साइकिल सवार का सिस्टम सर्कुलर टर्न पर आया और बिना झुके हुए मुड़ने की कोशिश करता है, उस केस में उस पर कौन कौन से फोर्सेस फंक्शन करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा था साइकिल और साइकिल सवार कुछ ऐसे झुक जा रहा था, लेकिन अब इस डायग्राम में हमने साइकिल को सीधा खड़ा कर रखा है, यानी साइकिल और साइकिल सवार का जो सिस्टम है वो झुक नहीं रहा है। तो इस केस में कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? पहला हमने लिया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कि रोड और टायर के बीच लग रहा है, रोड के सरफेस के अलोंग लग रहा है और टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ लग रहा है। दूसरा फोर्स जो लगेगा वो सरफेस से ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन एन लगेगा। तो ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन हो गया एन। तीसरा है डाउनवर्ड वेट mg एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास आप कहिए। उस पॉइंट पर जो डाउनवर्ड वेट लगता है, डाउनवर्ड वेट उसका mg, वो फंक्शन करेगा। तो इस तरह से तीन फोर्स हो गए, फ्रिक्शन, वेट mg एंड नॉर्मल रिएक्शन n। पहले की तरह ही हम एज्यूम करते हैं इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोथ इक्वल टू F, यानी फ्रिक्शन के इक्वल दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर मान लिए। अब हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करें कि साइकिल टर्न को क्रॉस कर पाएगा या कि गिरेगा, और गिरेगा तो किस डायरेक्शन में गिरेगा वो भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देखिए, हम दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अगर उनका लाइन ऑफ एक्शन एक ही हो जाता है तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। पहले वाले केस में लाइन ऑफ एक्शन अलग हो जाता था, जिसकी वजह से वो कपल बनाते हैं। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस विद डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन आपको एक कपल देते हैं, जो मोमेंट ऑफ कपल क्रिएट करेगा, बल आघूर्ण आपको बना करके देता है। लेकिन अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक ही लाइन ऑफ एक्शन है तो कैंसिल हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। यहां भी एन और mg इक्वल एंड अपोजिट है और लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है। तो सबसे पहला पॉइंट, एन एंड mg एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। फिर देखिए, F एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ पाथ प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। पहले की ही तरह इस F ने सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड किया। अब क्या बच गया? देखिए, ये N और mg तो बैलेंस हो गए, इसने जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r रिक्वायरमेंट थी वो पूरा कर दिया, ये भी यूज हो गया, इसका भी काम यहाँ पे खत्म। अब क्या बचा? ये F और ये F जो इक्वल एंड अपोजिट हैं, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन इनका डिफरेंट है, तो इन दोनों ने कपल यानी बलयुग्म बनाया। बलयुग्म बनाया तो ये जो सिस्टम है साइकिल और साइकिल सवार का, उसको रोटेट करने की टेंडेंसी इसमें आएगी। और डायरेक्शन ऑफ फोर्स की जो देख रहे हैं कि इधर ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, तो इस सिस्टम को ये कैसे, इस तरीके से, यानी इसको एंटी क्लॉकवाइज, दैट मीन्स बाहर की तरफ रोटेट कराने की टेंडेंसी में है। ड्यू टू दिस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ कपल,
द साइक्लिस्ट फॉल्स आउटसाइड, यानी ये जो मोमेंट ऑफ कपल जो अनबैलेंस रह गया, यही साइकिल को इस तरीके से बाहर की तरफ गिरा देता है, सर्किल से बाहर की तरफ साइकिल को गिरा देता है। और इस वजह से यदि आप बिना झुके हुए टर्न को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो आप बाहर की तरफ गिर जाते हैं। यहाँ फ्रेंड्स हमने एक तरीके का एक्सप्लेनेशन आपको दिया है और इसी चीज को यानी टर्न पर साइक्लिस्ट या साइकिल और साइक्लिस्ट का जो सिस्टम है वो जब सर्कुलर ट्रैक लेके टर्न करने की कोशिश करता है तो उसे कितने एंगल से बेंड होना है, इसी चीज को हम एक और तरीके से स्टडी कर सकते हैं। जैसे अभी हमने सेंट्रीपिटल फोर्स लिया, इसी तरीके से हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बेस पर भी इसे स्टडी कर सकते हैं और उसका भी हमने यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया है। उसके पहले हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं फ्रेंड्स, जरा हम पीछे के डायग्राम पे चलते हैं। नॉर्मली जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया है ये एक सही एक्सप्लेनेशन है पूरी तरह से फिजिक्स के बेस पर। कई बार आप देखते हैं कि इजी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए कई लोगों ने इसे कई बुक्स में भी मिला और कई अलग अलग जगह ऐसा पढ़ाया भी गया बच्चों को कि नॉर्मल रिएक्शन को इस डायरेक्शन में बताकर पढ़ा दिया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान दीजिए कि नॉर्मल रिएक्शन उस सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है जिस सरफेस पर ऑब्जेक्ट होता है। और यहाँ जो हम लोग केस ले रहे हैं, यहाँ रोड में किसी भी तरीके की बैंकिंग नहीं है, यही केस हम स्टडी कर रहे हैं। यानी बिना बैंकिंग वाली रोड, प्लेन रोड पर, समतल सतह पर जब साइक्लिस्ट जा रहा है तब उसको बेंड करने की जरूरत पड़ती है। अगर वो बैंकिंग वाले रोड में जा रहा है तो रोड वो तो लेवल ही उसमें बैंकिंग आ गई है, वहां बेंडिंग की जरूरत नहीं महसूस होगी। ऑटोमेटिक सरफेस जो है उसमें बैंकिंग है और वो सिस्टम अपने आप झुकाव की कंडीशन में आ जाता है। उस केस में तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसा हम ले पाएंगे, लेकिन प्लेन सरफेस पर जहां हमारा साइकिल और साइकिल सवार का सिस्टम बेंड होकर के अपने आप को बैलेंस करके निकल रहा है, वहां इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लेना बिल्कुल गलत हो जाता है। इसलिए उस एक्सप्लेनेशन को गलत ही कहा जाएगा। प्लेन सरफेस पे यही एक्सप्लेनेशन आपको देना है, जहां सिस्टम साइकिल और साइकिल सवार का वर्टिकल से कुछ एंगल पर बेंड होकर के निकल रहा है। उसके लिए आप ये एक्सप्लेनेशन या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बेस पर जो एक्सप्लेनेशन मैं बताने जा रही हूं वही लेंगे, गलत डायरेक्शन आप नॉर्मल रिएक्शन की नहीं लेंगे। कहीं से भी पढ़ते समय आप ये ध्यान जरूर देंगे कि वहां सही एक्सप्लेनेशन है या कुछ गलत हो गया है, तो आप सही चीजें ही पढ़ें। नाउ आते हैं अब हम किस तरीके से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बेस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको बता दें कि इस चीज को समझने के लिए आपका सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और अगर उसमें भी कोई आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखें, मैं सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को लेकर के भी आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगी, अलग से वीडियो आपको सेंड करूंगी। यहां हम ये मानकर चलेंगे कि आपका सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट क्लियर है, बस शॉर्ट में उसकी बात हम यहां करेंगे। तो फ्रेंड्स आप सोचिए जो साइकिल और साइकिल सवार है जब वो मूव कर रहा होगा, ये डायग्राम मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि हमारा साइकिल की जो टायर है वो देखिए सर्कल पर चल रही है, लेकिन एक्चुअली हमें मोशन किसका यहाँ पे देखना होता है, सेंटर ऑफ मास फॉर द साइकिल प्लस साइक्लिस्ट। तो ये सेंटर ऑफ मास का जो सर्कुलर पाथ है हम इसकी बात करेंगे, इसके मोशन की बात यहाँ पे भी करेंगे जैसे पहले किया है। अब यहाँ पे देखिए हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करनी है, तो आप सोचिए कि अगर अर्थ की हम बात करें, हम एक जगह पे अर्थ पे रुक जाते हैं तो हम अपने आप को रेस्ट पर कहते हैं। हमारे पास में खड़ा हुआ कोई दूसरा पर्सन है वो मुझे रेस्ट पर कहता है, लेकिन अर्थ से बाहर खड़ा कोई व्यक्ति देखेगा तो चूंकि हम अर्थ के साथ मोशन कर रहे हैं वो हमें मोशन में कहेगा। तो फ्रेंड्स ये डिफरेंस किसका आता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डिफरेंस है। जो बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति है वो एक स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, इसलिए उसको हम मूव करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अर्थ के ऊपर ही जो खड़ा है हमारे बगल में वो भी अर्थ के साथ घूम रहा है। यानी अगर हम अर्थ को एक रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के फॉर्म में देखें
तो हम दोनों ही उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे हैं। तो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जब उसने देखा तो मैं उसे रेस्ट पर दिखी। यही कंसेप्ट यहां लेना है, यानी हम एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अभी तक ले रहे थे जो रेस्ट पे था, यानी हम बाहर खड़े होके देख रहे हैं, साइकिल हमें मूव करती हुई दिख रही है। लेकिन अगर हम साइकिल और साइकिल सवार का जो सिस्टम जैसे चल रहा है बिल्कुल उसी स्पीड से चलता हुआ एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लें, एक रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लें और उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अपने आप को अनुभव करें, अपने आप को हम मान लें, एज्यूम करें और फिर हम सोचें कि हमें साइकिल कैसी दिख रही है, तो हमें साइकिल और साइकिल सवार का सिस्टम रेस्ट पर दिखेगा। यहां उसी चीज को हमें लेना है, तब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर जाएंगे। द साइक्लिस्ट इज ऑन सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस आर विद अ स्पीड v। जैसे पहले एक्सप्लेन किया था कि r रेडियस के पाथ पर सर्कल पर चल रही है हमारी साइकिल और उस पाथ का रेडियस है r और सिस्टम की स्पीड है v। नाउ वी चूज o एज द ओरिजिन। यहां जो इस पाथ का सेंटर है इसको हमने ओरिजिन मान लिया है। ओ से ये सेंटर ऑफ मास की तरफ जो मिलाया OC, इसको हमने एक्स एक्सिस मान लिया है और इस वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को जेड एक्सिस मान लिया है। एक्स और जेड एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज रोटेटिंग, यानी एक्स और जेड मिल करके इसी साइकिल के रेस्पेक्ट में, साइकिल और साइकिल सवार के रेस्पेक्ट में ये मिल करके एक रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना रहे हैं। और वो किस एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो आपने पढ़ा v इज इक्वल टू आर ओमेगा, यानी ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन आर। इस स्पीड से रोटेट करेगा और साइकिल कैसे चल रही, ऐसे चल रही है, यानी ये जो जेड एक्सिस है इसके चारों तरफ चल रही है। तो इसी के चारों तरफ रोटेट करता हुआ हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम मान लें। अब उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर हम ऑब्जर्व करें जाकर के, तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से साइकिल और साइकिल सवार का सिस्टम हमें रेस्ट पर लगेगा, जबकि वो अपना सर्कुलर पाथ को कवर कर रहा है। Because here we are working in a rotating frame of reference। जैसे अभी मैंने अर्थ का एग्जाम्पल दिया, यानी अब हम साइकिल और साइकिल सवार जिस ओमेगा स्पीड से चल रहा है, एंगुलर स्पीड से, उसी स्पीड से रोटेट करने वाले एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर आ गए हैं। अब देखिए, अब उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब हम ऑब्जर्व करते हैं जिसमें हमारा साइकिल और साइकिल सवार हमने लिया था, उसमें हमने जेड और एक्स एक्सिस को मिलाकर के एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया और उसी में ऑब्जर्वर खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा है। तो अब उसे कौन कौन से फोर्स एक्सपीरियंस होंगी, उसे सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इस पर लगने वाला एक डाउनवर्ड वेट, ये आपको हमने दिखाया, ये डाउनवर्ड वेट जो कि सेंटर ऑफ मास पर लग रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर लग रहा है, ये वेट कितना है, mg, इतना वेट लग रहा है। ये डाउनवर्ड वेट है जो कि सेंटर ऑफ मास पर फंक्शन करेगा। दूसरा कौन सा है, दूसरा है नॉर्मल रिएक्शन, जो कि पहले की तरह ही ए पॉइंट पे ऊपर की ओर लग रहा है। फ्रिक्शन भी बिल्कुल पहले की तरह रोड और टायर के बीच टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ लग रहा है। अब फोर्स, जैसे पहले हमने कहा था, बाहर से देख रहे हैं, सिस्टम को सर्कल पर चलना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो उसे हमने फ्रिक्शन F से यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। लेकिन अब चूंकि हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे पहुंच गए जिसमें साइकिल और साइकिल सवार ही है, यानी रेस्ट पर हमें एज्यूम होगा, तो जब वो रेस्ट पर हमें दिख रहा है वो, तो उसके लिए कोई भी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं चाहिए। अब हम मोशन को जब एक्सप्लेन करेंगे तो वहां ऑटोमेटिक आपको सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डिफरेंस है फ्रेंड्स। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप मुझे जरूर कमेंट करिएगा, मैं एक दूसरा एग्जांपल लेकर के आपको एक्सप्लेन करूंगी कि अगर बाहर से देख रहे हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा, वो एक्सप्लेन किया। जब हम साइकिल और साइकिल सवार जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे रेस्ट पे दिखा, उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्वर को लेकर के एक्सप्लेन करेंगे। तो चूंकि सेंट्रीपिटल फोर्स अब नहीं चाहिए क्योंकि सिस्टम हमारा रेस्ट पर एज्यूम हो रहा है, अब
जो सिस्टम है उस पर एक्सपीरियंस होगा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वल लेकिन अपोजिट यानी बाहर की डायरेक्शन में होगा, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन आउटसाइड डायरेक्शन। तो फ्रेंड्स ये फोर्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल में डाउट है तो जरूर लिखिएगा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर के एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको और क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो इसका डायरेक्शन आपने देख लिया, मैग्नीट्यूड देख लिया। अब इन फोर्सेस के बेस पर हम जरा एंगल थीटा, जिससे हमारे साइकिल और साइकिल सवार का जो सिस्टम है उसको बेंड करना चाहिए सर्किल को क्रॉस करते समय, उसकी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स यहां सेम डायग्राम हमने ले लिया है। इन दिस फ्रेम यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें हमारा सिस्टम रेस्ट पर है, द सिस्टम इज एट रेस्ट, दस द टोटल एक्सटर्नल फोर्स एंड टॉर्क्स मस्ट बी जीरो। चूंकि सिस्टम पूरा रेस्ट पे है यानी बैलेंस कंडीशन यानी बाहर से कोई भी फोर्स या टॉर्क नहीं होना चाहिए, और अगर है तो वो बैलेंस होकर के जीरो हो जाने चाहिए। तो हम देखें जरा, फोर्स तो हमें लगते दिख रहे थे, वो फोर्स और टॉर्क कैसे जीरो हो रहे हैं। वी कंसीडर टॉर्क ऑफ ऑल फोर्सेस, जितने फोर्सेस हैं उन सभी की वजह से हम टॉर्क कंसीडर करें। वी कंसीडर टॉर्क ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट द पॉइंट ए। फ्रेंड्स हम पहले की तरह भी कंसीडर कर सकते हैं। पहले के केस में हमने क्या लिया था, ये पूरा सिस्टम लिया था और इस पूरे सिस्टम को हमने ऐसे या ऐसे घुमाने वाले टॉर्क्स लिए थे, यानी यहां कहीं हमने सेंटर पर उसको रेस्ट पर लेकर के फिर पूरे को रोटेट किया था, यानी इधर से भी रोटेशन था और इधर से भी रोटेशन था। लेकिन अब इस केस में हम जो सेंटर बना रहे हैं वो साइकिल और साइकिल सवार के बीच में ना बना करके इस बार हम ए पॉइंट को ही सेंटर ले रहे हैं। यहां भी हम पहले की तरह ही बीच में कहीं सेंटर लेकर के स्टडी कर सकते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं जिससे ये वाले कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाए। यानी जितने भी हमने ले रहे हैं फोर्स एंड टॉर्क, वी कंसीडर टॉर्क ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट द पॉइंट ए। इस ए पॉइंट के अबाउट जितने फोर्सेस लग रहे हैं उन सभी के टॉर्क हम कंसीडर करें। तो फ्रेंड्स ए पॉइंट के अबाउट अगर हम इस एन का टॉर्क लें या इस एफ का टॉर्क लें तो ऑफकोर्स जीरो आएंगे, क्योंकि आप टॉर्क जानते हैं किसी भी फोर्स का, किसी भी बल का बल आघूर्ण निकालना है तो बल आघूर्ण क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस। अक्ष से जो बल है उसके क्रिया रेखा की लंबवत दूरी इनटू फोर्स का मैग्नीट्यूड, बल का जो परिमाण है उनको गुणा करने से बल आघूर्ण यानी टॉर्क निकल करके आता है। अब यहाँ एन और एफ का ए पॉइंट के अबाउट अगर हम टॉर्क देखें तो आप देख रहे हैं कि एन और एफ दोनों की जो क्रिया रेखा लाइन ऑफ एक्शन वो ए से ही क्रॉस हो रही है, यानी कोई डिस्टेंस नहीं हुई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो गई। और जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो गई तो जीरो को चाहे एन के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करें जीरो आएगा, चाहे एफ के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करें जीरो आएगा। तो इस तरीके से ए पॉइंट के अबाउट एन और एफ का जो मोमेंट ऑफ कपल जो टॉर्क है यानी बल आघूर्ण है वो जीरो हो जाएगा। अब देखते हैं कि एन और एफ तो जीरो हो गए, उनका इफेक्ट। अब आगे देखें कि द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ड्यू टू एम जी एंड mv²/r रेस्पेक्टिवली मस्ट बी जीरो। यानी अब हमारे पास बचता क्या है, ये mg डाउनवर्ड वेट mg बचा जो सी पॉइंट पे है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो एक्सपीरियंस हुआ वो mv²/r बचा। इनका इफेक्ट भी यानी इनका जो टॉर्क है बल आघूर्ण है वो भी जीरो आना चाहिए। यहां तो सीधे से जीरो हो गया क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ही ए से क्रॉस हो गई, जिससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो आ गई। उसको जब हम फोर्स के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जीरो हो जाएगा, यानी टॉर्क जीरो हो गया। लेकिन दूसरे वाले केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो नहीं है, यानी mv²/r का टॉर्क और जो mg का टॉर्क है ये दोनों एक दूसरे को मिलकर के कैंसिल आउट करें, बैलेंस करें, हमें ये दिखाना है। तो वो कैंसिल आउट कैसे करेंगे फ्रेंड्स, वो ये देखिए, हमने दोनों का ही टॉर्क निकाला और दोनों के ही टॉर्क इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए।
यहां से देखिए ये जो mv²/r है ये a पॉइंट के अबाउट इस सिस्टम को इधर घुमाने की टेंडेंसी रख रहा है, ये डायरेक्शन है, और ये जो mg है वो इस सिस्टम को इधर घुमाने की टेंडेंसी रख रहा है। यानी एक हमारा एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरा हमारा क्लॉकवाइज है। इसका मतलब है दोनों का टॉर्क निकाल लें और दोनों को इक्वल रख दें, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट और मैग्नीट्यूड इक्वल अगर कर दें तो साइकिल बैलेंस हो जाएगी, और उसी से जो थीटा आएगा वो हमारा रिक्वायर्ड थीटा होगा कि कितने एंगल से सिस्टम को बेंड होना चाहिए, झुकना चाहिए फ्रॉम द वर्टिकल। तो कैसे, mv² का अगर टॉर्क निकालना है तो mv²/r का, तो mv²/r का लाइन ऑफ एक्शन ये हुआ, और a से जो एक्सिस है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी जो निकल करके आ रही है फ्रेंड्स, ये साफ साफ आप देख पा रहे हैं कि इस डिस्टेंस को हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां लेंगे, यानी mv²/r इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को यहां देखिए हमने लिया हुआ है CD, इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को CD हमने यहां पे लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स CD क्यों हमने लिया, ये पॉइंट हमारा C है और ये पॉइंट हमने D लिया है, ये पॉइंट है A। तो ये और ये बराबर होने चाहिए, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम CD लिख सकते हैं। इस वजह से हमने इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को CD लिया। देखिए ये डिस्टेंस जो आप देख रहे हैं ये इस डिस्टेंस के बराबर होगी, इसलिए हमने जब mv²/r लिया उसका एक्सिस A से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया CD, यानी mv²/r का टॉर्क आएगा mv²/r इंटू CD, जैसा कि यहां दिखाया, ये वाला हो गया mv²/r का टॉर्क। और अगर हम mg का टॉर्क देखें फ्रेंड्स, तो mg का टॉर्क के लिए फोर्स तो हम mg लेंगे, यहां फोर्स की बात कर रहे हैं, पहले की तरह कपल की बात नहीं कर रहे हैं। अब फोर्स mg देखें तो mg का ये लाइन ऑफ एक्शन है और a से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है mg की ये, यानी AD, ये D पॉइंट है, AD होगी इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस mg की फ्रॉम द एक्सिस पॉइंट A। तो यहां पे देखिए mg का हमारा जो टॉर्क आया वो mg इंटू AD। तो mg वाले टर्म को इधर लेकर के जाएं और इसे सॉल्व करें तो m कैंसिल हो जाएगा, AD/CD इज इक्वल टू v²/rg आपको मिल जाएगा। अब पीछे के डायग्राम में आप देखिए, यहां अगर हम AD/CD देखें तो फ्रेंड्स ये हमारा D पॉइंट है, AD/CD, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हो गया। अब ये वाला थीटा है, इससे AD/CD यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा। इसका मतलब जहां पे ये थीटा था इसलिए हमने इसको भी थीटा ले लिया, इसलिए AD/CD परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी tan थीटा। तो AD/CD की जगह हम यहां पे लिख देंगे tan थीटा, तो हमें मिल गया tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg, यानी थीटा निकालेंगे तो tan इनवर्स v²/rg। आपको वही रिजल्ट मिला जो हमने पहले सेंट्रीपेटल फोर्स से निकाला था। तो दोनों बेस पे ये दोनों ही एक्सप्लेनेशन सही हैं, बस हमें जो नॉर्मल रिएक्शन है उसकी सही डायरेक्शन को ध्यान में रखना है। अगर कहीं गलत एक्सप्लेनेशन है तो उससे बचकर आप सही चीजें ही पढ़ें, इसका ध्यान रखिए। आज के टॉपिक में फ्रेंड्स इतना ही। आगे की जानकारी के लिए आगे के वीडियोस देखते रहिए। अगर कहीं आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, मैं उस डाउट को क्लियर करने के लिए एक वीडियो आपको देने की पूरी कोशिश करूंगी। तब तक के लिए थैंक यू और देखते रहिए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।